नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो कि केंद्र सरकार की योजना है और वो प्रेरित है डिवाइन आर्किटेक्ट से। जी हाँ, देवताओं के शिल्पकार से जो प्रेरित है ऐसी योजना। आखिरकार देवताओं के शिल्पकार कौन थे? देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को माना जाता है। जी हाँ, विश्वकर्मा, जिन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रप्रस्थ और द्वारिका, रावण की सोने की लंका का निर्माण भी जिन्होंने किया वो थे विश्वकर्मा। और इन विश्वकर्मा को अपना आराध्य देव मानने वाले जो कारीगर वर्ग हैं, जैसे मूर्तिकार, शिल्पकार, लोहार, बढ़ई आदि, इनके जीवन का उत्थान करने के लिए, इनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए, इनका कौशल संवर्धन करने के लिए, इनके रोजगार के लिए वित्तीय सहायता, आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, और इनका जो जिस तरह आज का वर्तमान युग है जिसमें डिजिटल पेमेंट हो रहा है, चाहे ई कॉमर्स हो रहा है, तो इनको लगातार बदलते हुए युग में, बदलते हुए तकनीक के युग में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। जी हाँ, शुरू करते हैं हम योजना के साथ। इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2023 को। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 17 सितंबर 2023 को शुरू होती है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023। अभी वर्तमान में चल रहा है 2026, ये योजना है 2023 की, 17 सितंबर 2023। मिनिस्ट्री कौन सी है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। थोड़ा सा अगर योजना के मोटिव का, योजना के नाम का हमको आइडिया है तो हम बता सकते हैं कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। ये कारीगर वर्ग पे, जो श्रमिक वर्ग है, कारीगर वर्ग है, लघु उद्योग करने वाले लोग हैं जो बहुत बड़े स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, स्थानीय रूप से हमको अवेलेबल हो जाते हैं, हर शहर में ये उपस्थित रहते हैं, गांव-गांव पर उपस्थित रहते हैं। तो मतलब ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ सकता है? ये आ सकता है एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। पीएम विश्वकर्मा योजना का जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? वो है एमएसएमई मिनिस्ट्री। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? इसका नोडल विभाग है उद्योग विभाग। नोडल विभाग कौन सा है इसका? उद्योग विभाग। क्यों है उद्योग विभाग? क्योंकि उद्योग से ही संबंधित हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। जो कारीगर वर्ग है, जो बढ़ई है, लोहार है, जो शिल्पकार है, मूर्तिकार है, उनके उद्योग को बढ़ाने के लिए आखिरकार किस तरह से सहायता दी जा सकती है, आखिरकार किस तरह से उनके उद्योग को बढ़ाया जा सकता है, उनका आय का स्तर बढ़ाया जा सकता है, उनका कौशल संवर्धन, उनको किस तरह से वर्तमान युग में प्रासंगिक बनाया जा सकता है। इसलिए नोडल विभाग कौन सा है? नोडल विभाग उद्योग विभाग। अवधि कितनी है? 2023-24 से 2027-28। वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28, 2023-24 से 2027-28। ओके, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना। कारीगर और शिल्पकार जो हैं उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग इस कार्य में, इस पेशे में, इस व्यवसाय में संलग्न हैं और उनको हम मान्यता प्रदान करेंगे। उनके कौशल को निखारने के लिए, कौशल संवर्धन के लिए, उनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, वर्तमान में जो तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आजकल जो हम पास की दुकान से सामान नहीं खरीद रहे, हम ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, बड़ी बड़े स्तर पे जो काम को आउटसोर्स किया जा रहा है, तो स्थानीय स्तर के जो कारीगर वर्ग हैं उनका महत्व, उनका रोजगार दिन पर दिन कम होता जा रहा है। उसी को एड्रेस करने के लिए, उनको प्रासंगिक बनाने के लिए, उनको क्या करना है? हमको प्रासंगिक बनाने के लिए और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करने की व्यवस्था करना। जब उनको प्रासंगिक बनाना है हमको, तो उनको वर्तमान टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वर्तमान जो बाजार की मांग है उसके अनुसार उनको कौशल उन्नयन के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण देना होगा। उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना। कई लोग हैं जो कि अपने वित्तीय सहायता के अभाव में, वित्त के अभाव में सीमित उपकरणों के साथ
गुजारा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसा औजार जो उनके क्षेत्र में उस लगने वाले समय को कम कर सकता है, वो अगर उसके जीवन में आ जाता है, अगर वो उसको ले लेता है और उसके पर उपयोग करना सीख जाता है, तो उसका जीवन बदल सकता है। तो सरकार इसीलिए उनके लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त ऋण तक पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना। किसी के पास सब कुछ है, आइडिया है, मेहनत है, टैलेंट है, प्रतिभा है, सब कुछ है, वो कारीगर है और वो कुछ अलग करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, उसके पास एक प्लान है, लेकिन उसके पास कमी है इन्वेस्टर की, एक निवेशक की जो कि उसके प्लान में इन्वेस्ट करें, उसके पास वर्कफोर्स भी है। तो सरकार चाहती है कि उसको बिना किसी जमानत के, बिना किसी गारंटी के कोलेटरल मुक्त ब्याज प्रदान करेगी। सरकार कोलेटरल मुक्त बिना किसी गारंटर के ऋण प्रदान करेगी। क्या करेगी सरकार? ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना उद्यम चलाना चाहता है, अपना रोजगार इन चीज़ों के माध्यम से अर्जित करना चाहता है, अपनी आजीविका अर्जित करना चाहता है, उसको कोलेटरल मुक्त ऋण तक उसकी पहुंच को आसान बनाया जाएगा। और ऋण दिलवाना ही नहीं, कोलेटरल बिना गारंटी के ऋण दिलवाना ही नहीं, बिना जमानत के ऋण दिलवाना ही नहीं, अपितु जो ब्याज ऋण पर लगेगा, जो ब्याज ऋण पर लगेगा, उसमें भी सरकार छूट प्रदान करेगी, उसमें भी सरकार छूट प्रदान करेगी। डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल एम्पावरमेंट किस तरह से हो रहा है कि डिजिटल लेन देन हेतु इसमें कारीगरों को, जो विश्वकर्मा है, कारीगरों को विश्वकर्मा कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि विश्वकर्मा का इस क्षेत्र में हमने क्या देखा है, महत्व देखा है। ये लोग विश्वकर्मा को सामान्यतया अपना आराध्य देव मानते हैं। तो डिजिटल लेन देन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ब्रांड प्रचार, बाजार लिंकेज के लिए एक मंच मतलब प्लेटफॉर्म प्रदान करके उनके विकास के लिए नए अवसरों तक पहुंचने में मदद हो सके। ये क्या चाहती है सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कि वर्तमान में जो ई कॉमर्स है, हमारा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरह की बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पर इनके प्रोडक्ट बिक सके। अगर कोई मूर्तिकार बहुत अच्छा है तो उसकी मूर्तियां सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, ना कि उसकी जो प्रतिभा है वो सिर्फ स्थानीय स्तर पर रह जाए। वो प्रतिभा, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जब आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पहलुओं पर काम करना होता है, जैसे ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है, एक ब्रांड बनाना होगा अपने नाम का, उसकी मार्केटिंग करनी होगी, उसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग, उसके लिए लॉजिस्टिक्स किस तरह से काम करेगा, उसका प्रोडक्ट को हम किस तरह से पैकेज करेंगे, पैक करेंगे, और जो संबंधित वांछित जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन है हमारा, वहाँ तक किस तरह से हम कस्टमर तक उसको पहुँचाएंगे। इन सब के लिए पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जो विश्वकर्मा है, हमारे कारीगर हैं, उनको किस तरह से लिंक किया जा सकता है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार चाह रही है। इसका कवरेज देखिए आप, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कवर होते हैं, आते हैं। 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय वाले। अब ये नंबर पूछा जा सकता है हमसे कि कौन कौन से लोग पारंपरिक व्यवसाय करने वाले, हस्तशिल्प व्यवसाय करने वाले, हैंडीक्राफ्ट वाले पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र हैं। बड़ा ही है, 18 याद रखना है आपको। 18 कितने हैं? 18 प्रीलिम्स के हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। बढ़ई है, नाव बनाने वाले हैं, लोहार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, सुनार है, दर्जी, धोबी, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, राजमिस्त्री आदि। तो कुल मिलाकर 18 पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय वाले व्यक्ति पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पात्र हैं। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। जी हाँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अर्थात इसकी जो फंडिंग है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार का इसमें कोई भी फंडिंग नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। इसका जो भी खर्चा होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। कितना? 100% केंद्र सरकार के द्वारा। अब पात्रता देख लेते हैं, आखिरकार किस व्यक्ति को पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए
हर परिवार में से सिर्फ एक ही सदस्य का चयन किया जाएगा। प्रति परिवार एक सदस्य, प्रति परिवार एक सदस्य, हर परिवार में से एक ही सदस्य का चयन किया जाएगा। हर परिवार में से एक ही सदस्य का चयन किया जाएगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रति परिवार एक सदस्य, और उसकी आयु कितनी? क्या 16 वर्ष का बच्चा चल जाएगा? क्या 11 वर्ष का बच्चा चल जाएगा? क्या नहीं। हर परिवार में से वो सदस्य चुना जाएगा जो वयस्क हो, न्यूनतम आयु जिसकी 18 वर्ष हो। कारीगर और शिल्पकार जो स्वरोजगार या व्यवसाय पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। अगर कोई संगठित क्षेत्र में ऑलरेडी लगा हुआ है किसी के साथ, तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर या अपना बिजनेस कर रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहा है, असंगठित क्षेत्र में कर रहा है, असंगठित क्षेत्र में कर रहा है। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा सेंटर की भी और स्टेट की भी, केंद्र की भी और राज्य सरकार की भी स्वरोजगार या व्यवसाय के विकास हेतु संचालित क्रेडिट आधारित जो योजनाएं हैं, जैसे पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आदि के तहत पिछले 5 वर्षों में कोई ऋण नहीं लिया हो। जो भी दूसरी इस तरह की एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही है, जैसे पीएम रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना चल रही है, या मुद्रा योजना चल रही है, या एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चल रही है, तो इस तरह की कोई सी भी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की योजनाओं में पिछले 5 वर्षों में कोई ऋण नहीं लिया है। तो पात्रता किसकी हो गई? पात्रता आपका एक परिवार है, एक परिवार में से जो 18 साल का मिनिमम व्यक्ति होना चाहिए, जो कि स्वरोजगार करे और असंगठित क्षेत्र से आता हो। परिवार में से सिर्फ केवल एक सदस्य का ही चयन किया जाएगा, लेकिन उस सदस्य का चयन किया जाएगा। परिवार में 2 सदस्य इस तरह की पात्रता रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति संगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसकी पात्रता खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति अगर उसने मुद्रा योजना के तहत या पीएम स्वनिधि के तहत ऋण ले रखा है, उसकी योग्यता खत्म हो जाएगी। तो फिर कौन सा व्यक्ति पात्र है उसके लिए? जो असंगठित क्षेत्र से आता हो, जो स्वरोजगार करता हो और पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा जो व्यवसाय को, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए जो ऋण दिया जा रहा है, इस तरह का ऋण नहीं लिया हो, इस तरह का ऋण किसी भी योजना में नहीं लिया हो। कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं? जैसे मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इस तरह की स्कीम्स में ऋण नहीं लिया हो। अब हम बात करते हैं इसकी कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कौशल संवर्धन की हमने बात की थी कि जो वर्तमान में विश्वकर्मा हैं, जो वर्तमान में कारीगर हैं, पैटर्न बदल रहा है। जो 5 साल पहले आप फर्नीचर करवा रहे थे अपने बढ़ई से, वो आज पैटर्न चेंज हो चुका है। आज इंटीरियर की बात करते हैं, आज फर्नीचर में लाइटिंग यूज होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब के मुताबिक पुराने सोच वाले या पुराने बढ़ई को भी वर्तमान के लिए प्रासंगिक होने के लिए अपने कौशल का संवर्धन करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा। और अपडेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वो कर रही है कि मूलभूत प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, जो कि 5 से 7 दिन का होगा। जो बेसिक ट्रेनिंग होगी वो 5 to 7 डेज की होगी, जिसमें मुख्यतया 40 घंटे होंगे। और जो एडवांस प्रशिक्षण होगा, जो उन्नत प्रशिक्षण होगा, वो 15 डेज का होगा, जिसमें 120 आवर्स होंगे। ठीक है, 1-2 तरह के आपके प्रशिक्षण होंगे। जो थोड़े कम कुशल है उनके लिए हम बेसिक ट्रेनिंग देंगे 40 आवर्स की, 5 से 7 दिनों के अंदर आपका प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। और जो एडवांस काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उतना तो काम कर ही रहे हैं, थोड़ी और एडवांस ट्रेनिंग चाहते हैं, उनके लिए 15 दिन का प्रशिक्षण और 120 घंटे 120 आवर्स का उनका प्रशिक्षण होगा। क्या प्रशिक्षण के दौरान उनको कुछ मिलेगा या सिर्फ अपना ही खर्चा करके वहाँ पे जाना है? नहीं, उनको मिलेगा भी सही। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए स्टाइफंड दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों केंद्र सरकार के द्वारा? क्यों राज्य सरकार नहीं दे रही क्या? अरे हमने पढ़ा था कि ये केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। 100% फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। 500 रुपये पर डे। आप अगर बेसिक ट्रेनिंग में आते हैं तो भी 500 रुपये पर डे, आप अगर एडवांस ट्रेनिंग में आते हैं तो भी 500 रुपये पर डे आपको दिया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा।
आपको जैसे मिस्त्री को कुछ चाहिए, अगर जो मूर्तिकार है उसको वर्तमान में छेनी हथौड़ी से मूर्तियां बनाई जाती थी, आज हमने देखा कि आजकल ग्राइंडर वगैरह बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ऑटोमेटिक चलने वाले, कम चोट करने वाले, ऐसे कई सारी एडवांस सेंसर युक्त उपकरण आ चुके हैं। उनको खरीदने के लिए, अब उस कारीगर को समर्थ बनाने के लिए, उन उपकरणों औजारों को खरीदने के लिए टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। 5% की रियायती दर पर, ब्याज दर पर 1 लाख रुपए पहली किश्त मिलेगी। कोई अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, कोई अपनी दुकान जमाना चाहता है, अपना रोजगार, अपना धंधा, काम धंधे को बड़ा बनाना चाहता है, उसको बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, तो वो ऋण लेगा। हमने बात की थी कि वित्तीय सहायता किस तरह से मिलेगी, क्योंकि उसको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। कोलेटरल फ्री लोन, बिना किसी जमानत के लोन मिलेगा उसको, मतलब ऋण मिलेगा। और ऋण के लिए जो ब्याज दर होगी वो भी महज 5%। जो ऋण के लिए ब्याज दर है वो भी कितनी? महज 5%। 5% पर कितना? 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। 5% पर 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अधिकतम 100 डिजिटल लेन देन मासिक तक, 1 रुपये प्रति लेन देन की दर से प्रोत्साहन। आपका कौशल संवर्धन भी हो गया, आपने अपना कारोबार भी बढ़ा लिया है, 1 लाख रुपए आपको वित्तीय सहायता भी मिल चुकी है। अब सरकार चाहती है कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम से कदम मिलाएं। कारीगर क्या करें? डिजिटल लेन देन पर फोकस करें। तो महीने के 100 ट्रांजेक्शन तक उनको प्रति ट्रांजेक्शन 1 रुपये, पर ट्रांजेक्शन 1 रुपये क्या मिलेगा? उनको प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन पर उनको 1 रुपया मिलेगा। हालांकि राशि काफ़ी कम है, क्योंकि 100 ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो 100 ही रुपये उनको अतिरिक्त दिया जाएगा। लेकिन ये एक तरह से डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए, उन कारीगरों को डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए एक तरह का सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है। राष्ट्रीय विपणन कमेटी, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग, विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। अब मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये इन सब चीज़ों को, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे कैसे लिंकेज हो सकता है, इसके लिए किसको उत्तरदायी बनाया गया है? किसको जिम्मेदारी दी गई है? राष्ट्रीय विपणन समिति को, नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग को। नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग को वो क्या करेगी? वो विपणन संबंधी चीज़ें देखेगी कि इसकी मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। उसको हुनर सिखाया जाएगा इस चीज़ का कि आप अपने प्रोडक्ट की इस तरह से ब्रांडिंग कीजिए, इस तरह से पैकेजिंग कीजिए, इस तरह से लेबलिंग कीजिए, आप अपने लॉजिस्टिक्स को इस तरह से कम कर सकते हैं, और मार्केटिंग इस तरह से की जाती है। तो राष्ट्रीय विपणन समिति विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। जो हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसके इतने सारे प्रावधान आखिरकार कारीगरों के जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है, देखते हैं हम। पारंपरिक जो कारीगर और शिल्पकार हैं उनको विश्वकर्मा के रूप में औपचारिक पहचान दी जाएगी। जी हाँ, उनके जो आराध्य देव हैं, जो डिवाइन आर्किटेक्ट हैं, विश्वकर्मा हैं, उनको विश्वकर्मा के रूप में पहचान दी जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों के हुनर वाले व्यक्तियों को विश्वकर्मा के रूप में पहचान दी जाएगी। सस्ती ऋण सुविधा, हमने देखा कि 5% ब्याज दर पे 1 लाख रुपए उनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सस्ती ऋण सुविधा। कौशल विकास प्रशिक्षण, कौशल विकास को करने के लिए 2 तरह की ट्रेनिंग रखी गई है, 2 तरह के प्रशिक्षण रखे गए हैं। एक बेसिक ट्रेनिंग है और एक एडवांस ट्रेनिंग है। एक 40 आवर्स की है और एक कितने आवर्स की है? बताइए, कमेंट कीजिए कितने आवर्स की है। एडवांस ट्रेनिंग कितने आवर्स की है? कारीगरों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा, डिजिटल ट्रांजैक्शन की हमने सुविधा देखी, कारीगरों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी और उसके लिए मंथ में 100 ट्रांजैक्शन तक 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्रोत्साहन मिलेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिलेगी। ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक उनको क्या मिलेगी? पहुंच मिलेगी, उनका लिंकेज किया जाएगा। उत्पादों के ब्रांडिंग और प्रचार में मदद, उत्पादों के ब्रांडिंग और प्रचार में मदद करेंगे। लाभार्थियों को सरकार द्वारा डिजिटल पहचान पत्र, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। अगर कोई सा भी इस तरह का कोई सा भी प्रोजेक्ट चलता है जहां पर विश्वकर्मा की आवश्यकता है, जहां कारीगरों की आवश्यकता है, तो पीएम विश्वकर्मा से जो
डिजिटली सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, जो डिजिटल पहचान पत्र धारक जो व्यक्ति हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, उन्होंने अपना कौशल संवर्धन कर रखा है, इसलिए उनको डिजिटल पहचान पत्र दिए जाएंगे। हम बात करते हैं इससे क्या हुआ कि उनको रोजगार भी मिलेगा और उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। वित्तीय सहायता, चाहे टूल किट प्रोत्साहन मान लीजिए, चाहे उनके जो अपना जो व्यवसाय है उसके एक्सटेंशन के लिए मान लीजिए, रोजगार और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर जो निर्मित पारंपरिक उत्पादों के प्रोत्साहन देने के कारण घरेलू उद्योग और हस्तशिल्प को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई का मिनिस्ट्री थी, एमएसएमई की मिनिस्ट्री थी, तो जो छोटे छोटे घरेलू उद्योग चल रहे हैं, कुटीर उद्योग चल रहे हैं, हस्तशिल्प उद्योग चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से पुनर्जीवित हो सकते हैं। कारीगरों के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ, जो कारीगर हैं उनका इकोनॉमिक, टेक्निकल और सोशल एम्पावरमेंट इस योजना के माध्यम से हो सकता है। हर अच्छे काम में चूंकि कोई ना कोई चुनौतियां, कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं, इसमें भी है। क्या आप चैलेंजेस सोच सकते हैं जिनको आप लाभान्वित करने जा रहे हैं? क्या हमारे पास एक ऐसा तंत्र है, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा डेटाबेस है जिसके माध्यम से उनकी सटीक पहचान की जा सके? वर्तमान में तो नहीं है। जी हाँ, पात्र कारीगरों की पहचान में कठिनाई है, क्योंकि इस सेक्टर के जो लोग रहते हैं कभी कभार उनका जो व्यवसाय में सफल नहीं होते हैं, तो वो रोजगार अपना बदलते रहते हैं। इसलिए जो पात्र कारीगर हैं, जो वास्तव में लाभार्थी हैं, उनकी पहचान में कठिनाई है। बैंक ऋण प्रक्रिया में जटिलता है। बैंक से लोन लेना आप भी जानते हैं कि कितना कठिन प्रोसेस है। बैंक से लोन लेना कितना कठिन प्रोसेस है, इसलिए बैंक की ऋण प्रक्रिया में जटिलता है। जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से आता है, वो अंग्रेजी के उन तमाम दस्तावेजों को, ऋण संबंधी, लोन संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फिल नहीं कर सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी हेल्प डेस्क होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो अपने हुनर में तो माहिर है, जो अपने कौशल में तो माहिर है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने संबंधी समस्याएं हैं, तो बैंक ऋण प्रक्रिया जो है थोड़ी जटिल उस व्यक्ति के लिए हो सकती है। प्रशिक्षण की सीमित पहुंच। कौशल उन्नयन जो केंद्र हैं वो छोटे स्थानों पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये कहाँ पर दी जाएगी? क्या छोटी छोटी जगहों पर विकेंद्रीकृत रूप से दी जाएगी या बड़ी जगहों पर दी जाएगी? वर्तमान में ये बड़ी जगहों पर दी जा रही है, ये छोटे स्थानों पर नहीं उपलब्ध हैं। उत्पादों को बेचने के लिए स्थायी बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार को कोई अपना एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए जिसपे इस तरह के हस्तशिल्प उत्पाद, इस तरह के कारीगर अपना उत्पाद बेच सके। ऐसा कोई स्थायी बाजार जहाँ पर इनकी वैल्यू हो, जहाँ पर इनको समझने वाले जो मूर्तिकार हैं या शिल्पकार हैं अथवा दूसरे जो व्यवसाय से लोग आते हैं, उनके लिए एक स्थायी बाजार बनाना चाहिए। ये वर्तमान में नहीं है। पंचायत नगर निकाय स्तर पर योजना के लिए पर्याप्त समन्वय और निगरानी नहीं है। हम योजना तो चला रहे हैं, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेडली, विकेंद्रीकृत रूप से जो ग्राउंड लेवल पे हम बात करें, रूट लेवल पे हम बात करें, तो हम देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनके पास मॉनिटरिंग का कोई अच्छा तंत्र नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। युवाओं में पारंपरिक व्यवसायों के प्रति रुचि कम हो रही है, जिससे योजना का दीर्घकालीन प्रभाव घट सकता है। हो सकता है कि योजना अभी स्टार्ट हुई है, योजना को स्टार्ट हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, तो योजना में अच्छी प्रगति आए, लेकिन जो वर्तमान युवा है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर रहने वाला युवा है, जो व्हाट्सएप चलाता है, जो अब एआई की बातें कर रहा है, वो शिल्पकार और बढ़ई, कुम्हार, इस तरह के व्यवसायों से दूर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आज किसी के पास धैर्य नहीं है, सबको बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से पैसा कमाना है। इसीलिए हो सकता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का दीर्घकालिक प्रभाव घट जाए, क्योंकि युवाओं में इस तरह के व्यवसायों के प्रति इंटरेस्ट जो है, रुचि जो है, वो घट रही है। 15,000 रुपये की टूल किट सहायता कुछ क्षेत्रों में आधुनिक उपकरणों के लिए अपर्याप्त है।
कई क्षेत्रों में जो बड़े बड़े औजार चाहिए, उपकरण चाहिए, बड़ी मशीनें चाहिए, उन सब के लिए 15,000 रुपये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी सहायता तो नहीं है। आखिरकार सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे व्यवसायों के साथ जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और जो एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये जो टूल किट सहायता है, ये कारीगर के स्तर को देख करके बढ़ाई जाए। ये वर्तमान में एक चैलेंज माना जा सकता है। अब इस योजना में आखिरकार किस तरह से सुधार किया जा सकता है, वो देखते हैं हम, क्या क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं। कारीगर और शिल्पकारों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इसको हम कवर कर चुके हैं, आदि के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करना। मल्टीपल स्कीम्स में मल्टीपल लाभार्थी हैं, मल्टीपल बेनिफिशरीज हैं, क्यों नहीं इन सभी स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए और इंटीग्रेशन के बाद डेटाबेस मैच में हम देखेंगे कि ये लाभार्थी इस योजना का भी लाभ ले रहा है, इस योजना का भी लाभ ले रहा है। एक जगह जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उससे क्या लाभ होगा? एक जगह किसी भी योजना में व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया, नई जो भी स्कीम आती है इस तरह की, वो ऑटोमेटिकली इस पोर्टल से अपना डेटा लेगी और व्यक्ति की पहचान में जो उसके वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो एक बार हो चुका है, उसको बार बार वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। अनावश्यक कागजी जो कार्यवाही है, औपचारिकताएं हैं, वो कम होगी और कार्यवाही का समय बचेगा, लोगों तक लाभ जल्दी पहुंचेगा, उनका जीवन का स्तर जो हम बढ़ाना चाहते हैं, ये जो लाल फीताशाही है, जो अनावश्यक देरी है प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के लिए में, वो कम हो सकेगी। स्थानीय स्तर पर पंचायत, नगर पालिका और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से कारीगरों की सही पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करना। हम उनको डिजिटल सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, कोई बात नहीं है। उनके जो संपर्क में सबसे नज़दीक की संस्था कौन सी है? अर्बन लोकल बॉडी हो सकती है या ग्राम पंचायत हो सकती है। कहीं ना कहीं इन संस्थाओं का हमको उपयोग करना चाहिए, सरकार को उपयोग करना चाहिए कि वो वास्तविक लाभार्थियों का सर्वे करके पहचान करे, उनको चिन्हित करे और उनकी एक लिस्ट बनाए और वहीं से इनका पंजीकरण हो सके। शिल्पकारों को मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग सिखाने के लिए सरल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। हम डिजिटल लेन देन की बात कर रहे हैं कि महीने में आप 100 डिजिटल लेन देन कर लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता। या साइबर सुरक्षा, आजकल जो डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले पढ़ के कई लोग जो पुरानी पीढ़ी के हैं, वो मोबाइल से दूरी बनाए रखते हैं कि हम तो दूरी ठीक है, हमारे पैसे उड़ जाएंगे, हमारा खाता खाली हो जाएगा। तो इस तरह के लोगों को साइबर जो सिक्योरिटी है, साइबर सुरक्षा है, इस संबंध में जागरूकता और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल से डिजिटल पेमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से पेमेंट सेंड होता है, किस तरह से पेमेंट रिसीव किया जाता है, इसके लिए इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। कौशल विकास केंद्रों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। सिर्फ बड़े स्तरों पर नहीं, जिला मुख्यालयों पर ही नहीं, अपितु छोटे छोटे ग्राम पंचायत स्तर तक जो है कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। अथवा अगर स्थायी रूप से नहीं भी करें तो अभियान चलाकर उस क्षेत्र के लोगों को अलग अलग टाइम स्लॉट्स में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। टूल किट हेतु सहायता राशि आधुनिक उपकरणों की वास्तविक राशि के अनुसार हो। हर व्यवसाय की, हर रोजगार की, जो भी कोई बढ़ई है, कोई कुम्हार है, कोई मूर्तिकार है, कोई शिल्पकार है, तो उनकी सबकी सेक्टर की डिमांड्स टूल किट की, उपकरणों की, औजारों की अलग अलग है। उसके अनुसार उनका श्रेणीवार विभाजन होना चाहिए। 15,000 रुपये जो एक ही लकड़ी से सबको हाँकने की ये सरकारी हमको योजनाओं में प्रथा और परंपरा दिखाई देती है कि एक ही प्रावधान अलग अलग क्षेत्र के लोगों पर थोपा जाता है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अपितु सब लोगों को सेक्टर वाइज अलग अलग टूल किट प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवानी चाहिए। स्थानीय जो निकाय हैं, जिनमें पंचायत, नगर परिषद हैं, इनकी भूमिका बढ़ाना चाहिए।
पंचायत नगर परिषद की भूमिका बढ़ाकर हम क्या कर लेंगे? पंचायत नगर परिषद की भूमिका हमने देखी कि लाभार्थियों की वास्तविक जो पहचान है सर्वे करके और उनका आइडेंटिफाई करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा के पोर्टल पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधा इनको उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित हो सके और हर बार जो योजना आती है उसमें दोहराव से बचा जाए, ताकि उसका लाभ जल्दी से लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। पारंपरिक व्यवसायों में स्टार्टअप और स्वरोजगार मॉडल से जोड़कर युवाओं में आकर्षण बढ़ाया जाए। कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कई सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अलग अलग सेक्टर्स के कारीगरों की, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों नहीं जो स्टार्टअप का जो हमारे भारत में एक सकारात्मक वातावरण विकसित हुआ है, उस सकारात्मक वातावरण को जो हमारी स्टार्टअप स्कीम है, स्टैंड अप स्कीम है, उस योजना को पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ इंटीग्रेट किया जाए। जो स्टार्टअप्स ऐसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हैं, कारीगरों को ढूंढ रहे हैं, वो पीएम विश्वकर्मा के पोर्टल से उनके लाभार्थियों को, जो प्रशिक्षित लाभार्थी हैं, जिनका कौशल संवर्धन हो चुका है, जो कि कुशल श्रमिक हैं, जो कि कुशल कारीगर हैं, जो कि विश्वकर्मा हैं, उनको अपने स्टार्टअप में जगह दे, उनसे काम में लें, ताकि ये विन विन सिचुएशन होगी। जहां हमारी स्टार्टअप की प्रगति होगी, वैश्विक हमारी साख बढ़ेगी, वहीं हमारा घरेलू उद्योग एमएसएमई को भी बल मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें नोडल विभाग कौन सा था? उद्योग विभाग, क्योंकि पूरा का पूरा उद्योग से संबंधित है। मिनिस्ट्री थी एमएसएमई। 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई, 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक। उद्देश्य क्या था? हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो 18 पारंपरिक हस्तशिल्प है, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको वित्तीय सहायता दे करके, कौशल उन्नयन उनका करके, उनको आसान शर्तों पर ऋण दे करके, कोलेटरल फ्री लोन दे करके, 5% ब्याज दर पर उनको लोन दे करके उनका रोजगार बढ़ाया जा सकता है, उनका व्यवसाय बढ़ाया जा सकता है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, क्योंकि 100% केंद्र सरकार के द्वारा व्यय किया जा रहा है। पात्रता हमने देख ली थी, एक परिवार से एक ही सदस्य 18 साल का होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र से होना चाहिए और राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत उसका ऋण नहीं लिया हुआ होना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग होनी थी आपको 40 घंटे की और एडवांस ट्रेनिंग होनी थी 120 आवर्स की। 500 रुपये पर डे मिलेंगे आपको, टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। डिजिटल जो प्रोत्साहन है उसके लिए 100 लेन देन मासिक के लिए 1 रुपया पर ट्रांजेक्शन। और मार्केटिंग कौन बताएगी? नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग। लाभ हमने इसके देख लिए हैं, चुनौती हमने देखी और सुधार के उपाय देखे कि आखिरकार किस तरह से जो ग्राउंड लेवल की संस्थाएं हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे ग्राम पंचायतें हैं, वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो ये थी हमारी स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना। ऐसी और योजनाओं के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।